हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सेंटर फॉर एडमिशन। माय नेम इज शैलेश कुमार और आज हम बात करेंगे गवर्नर का रोल एंड गवर्नर पावर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द हंग असेंबली, जो तमिलनाडु में हमें रिसेंटली देखने को मिला, जिसमें किसी भी सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई, तो वहाँ पे हंग असेंबली क्रिएट हो गई। तो वहाँ से हम ये देखेंगे कि गवर्नर का रोल ऐसी कंडीशन में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस पे और इसके लीगल प्रोविज़न क्या है। हालांकि हम इसके पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्रिटिक्स कहते हैं गवर्नर का रोल एज अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट से काम करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के व्याप पे ही काम करता है। तो हमारा सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस रहेगा रेदर देन। तो वही है कि विजय थेलापति जो इनकी पार्टी थी, उनको सीटें मिली 108, लेकिन क्या हुआ कि टोटल सीट अगर देखा जाए तो 234 है। किसमें? तमिलनाडु में। तो एक मिनट, टोटल सीट तमिलनाडु 234 है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई यहाँ पे सरकार बनाना चाहता है तो उसके लिए 118 सीट चाहिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए। तो यहाँ पे जो पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करी विजय था टीवी के पार्टी, उसको टोटल सीट मिली 107। एक को मैंने इसलिए 18 रखा है, हालांकि उनको 108 मिली कि विजय थेलापति 2 सीट से इलेक्शन कंडक्ट किया था, तो उन्हें जाहिर सी बात है एक सीट तो छोड़नी पड़ेगी। और डीएमके को 73 सीट मिली। देन एआईडीएमके इसको 53 सीट मिली। कांग्रेस आईएनसी को 5 सीट मिली और बाकी अदर को मिली। तो यहाँ पे हमें टोटल सीट फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट मेजॉरिटी साबित करने के लिए 118 सीट चाहिए, लेकिन कोई भी पार्टी के पास 118 सीट नहीं है। तो इस कंडीशन में गवर्नर का रोल बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है, गवर्नर का रोल बढ़ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि गवर्नर डिस्क्रिएशन के अनुसार, अपने विवेकाधीन के अनुसार काम करेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्रिएशन क्या है क्या नहीं है डिफाइन नहीं किया गया है। तो इसी के रिगार्डिंग हम ये पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि ये मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे कैसे सुलझाया जा सकता है और रोल ऑफ द गवर्नर क्या है। तो वही है कि टीवी के जिनकी पार्टी थी विजय थेलापति की, जिसको 108 सीट मिली, लेकिन उन्होंने जब इनको लेटर भेजा कि हम गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं और विद इन 2 वीक में हम अपनी मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ द हाउस में साबित कर देंगे, तो गवर्नर ने कह दिया कि नहीं, आपको पहले सर्टिफिकेट पे बाकी सबके सिग्नेचर चाहिए, तब उसके बाद हम आपको फॉर्मेशन के लिए इन्वाइट करेंगे, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए इन्वाइट करेंगे। तो हम ये सारे इशू देखते हैं कि गवर्नर का रोल क्या है, गवर्नर का डिस्क्रिएशन क्या है, हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे। ये तो 1 बाय 1 देखते हैं। पहला कॉन्टेक्स्ट यही है कि ये न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ में तुरंत से ऐसे आ गया कि विजय थेलापति ने अपना ज्ञापन दिया गवर्नर को, लेकिन गवर्नर ने कह दिया कि नहीं, आपको पहले बाकी जितने भी आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं 118 टोटल अभी चाहिए। तो वहाँ पे ये एक इशू क्रिएट हो जाता है कि रोल ऑफ द गवर्नर रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर। देन हम देखेंगे कि गवर्नर का रोल एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न कैसा है, आर्टिकल 163, आर्टिकल 164। देन डिस्क्रिशनरी पावर, स्व विवेकाधीन पावर क्या कहती है गवर्नर की। देन हम देखेंगे कि रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन, जो सरकारिया कमीशन हमारा 1983 में बना, और पुंचे कमीशन जो हमारा 2007 में बना, उसके सेंटर स्टेट रिलेशन के रिगार्डिंग जो रिकमेंडेशन आई थी उसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन एंड पुंचे कमीशन की रिकमेंडेशन सिर्फ गवर्नर के रेस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द हंग असेंबली कैसे गवर्नर एक्ट करेगा या रिएक्ट करेगा डिस्क्रिशनरी पावर पर। फिर हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया एसआर बोम्बे केस 1994 में, जिसने कहा था कि एसआर बोम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट अपने राजभवन से नहीं, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे मेजॉरिटी साबित करेगा। तो यहाँ पे यही कंडीशन हो गई है कि जो गवर्नर है तमिलनाडु के, उन्होंने अपने राजभवन से ही ऑर्डर कर दिया है कि पहले आप मेजॉरिटी साबित करिए। फिर हम देखेंगे टेंशन एरिया बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, कि गवर्नर का जब अपॉइंटमेंट होता है तो सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ टेंशन एरिया बढ़ जाती है। तो स्टेट का कहना है कि जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है, गवर्नर को अपने एजेंट के रूप में
या अपॉइंट कर देती है, वो हमारे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन में बाधाएं उत्पन्न करता है। और एक फिर हम मेंस का क्वेश्चन है PYQ 2020 में आया था, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सी ऑल द टॉपिक वन बाय वन। तो सबसे पहले यही है कि रोल ऑफ द गवर्नर। तो रोल ऑफ द गवर्नर में अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखें तो आर्टिकल 163 163 कहता है कि देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर द चीफ मिनिस्टर, हेड ऑफ द एड एंड एडवाइस फॉर द गवर्नर। यहाँ से ये कह रहा है कि आर्टिकल 163 का कहने का मतलब हुआ कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी जो एड एंड एडवाइस गवर्नर को समय समय पर देगी। विदाउट द एडवाइस गवर्नर कोई भी एक्शन नहीं लेगा। फर्दर आर्टिकल 163 का क्लॉज 2 टॉकिंग अबाउट द डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। 163 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, वो एडवाइस देगी गवर्नर को समय समय पर क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये बाइंडिंग इन नेचर। और दूसरा आर्टिकल 163 का 2 कहता है कि अगर ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट हो जाए जहाँ पे गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर स्व की शक्ति से अगर कोई निर्णय लेना हो तो वहाँ पे गवर्नर अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का यूज़ कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये नहीं बताया, डजेंट डिफाइन कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या होगी क्या नहीं होगी। और फाइनल डिसीजन ये कहता है कि क्या डिस्क्रिशनरी पावर होगी नहीं होगी, द डिसीजन ऑफ द गवर्नर शैल बी फाइनल। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर ने अगर कोई डिस्क्रिशनरी पावर पे डिसीजन ले लिया तो अब वो डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की है या नहीं है, वो गवर्नर का ही निर्णय होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, लेकिन मैंने इनको अपने समझने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर और सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर में डिवाइड कर लिया। लेकिन अगर पीटी का क्वेश्चन अगर आज से आ जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है डिस्क्रिशनरी पावर, तो ये बिल्कुल गलत है कि डिफाइन नहीं करता है, ऑल्दो मेंशन इन द आर्टिकल 163 में डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर है। तो पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर। कॉन्स्टिट्यूशनल में डिस्क्रिशनरी पावर कहाँ कहाँ देखने को मिलती है कि रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 200 ये कहता है कि कोई भी स्टेट का बिल अगर गवर्नर को लगता है कि प्रेसिडेंट को रिकन्सिडर करना चाहिए तो उसके लिए रिजर्व रख लेता है। तो पहला डिस्क्रिशनरी पावर ये हो जाता है। देन आर्टिकल 356 कहता है प्रेसिडेंट रूल, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। गवर्नर प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट रूल के लिए रिकमेंड करता है अंडर द आर्टिकल 356 356। और फिर कहता है कि थर्ड कहता है सीकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर। आर्टिकल 169 ये कहता है गवर्नर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लेजिस्लेचर असेंबली, चीफ मिनिस्टर से सारी सूचनाएं समय समय पर प्राप्त करेगा। तो सीकिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर, आर्टिकल 169। देन एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन ऑफ एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। फिर ये कहता है कि अगर कोई गवर्नर है, अगर किसी यूनियन टेरिटरी का फंक्शन दे दिया जाता है, इसमें 7 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हुआ, उसमें क्या कहा गया कि एक गवर्नर 2 या 2 से राज्य का भी गवर्नर हो सकता है। तो ऐसे ही अगर किसी यूनियन टेरिटरी के भी फंक्शन उससे दिए जाते हैं, एडजॉइनिंग है किसी स्टेट से, मान लीजिए कि अगर हमारा वेस्ट बंगाल का गवर्नर है तो बगल में मान लिया अंडमान निकोबार, ऐसी कोई यूनियन टेरिटरी है, तमिलनाडु का नीचे अंडमान निकोबार, ऐसे कुछ ही को जो एडजॉइनिंग है तो उनको दे। महाराष्ट्र का हमारा गवर्नर है तो हम उनको नीचे जो हमारा लक्षद्वीप वगैरह है उनका भी दे सकते हैं। तो ये 4 इनके डिस्क्रिशनरी पावर दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन द डिस्क्रिशनरी पावर। द फाइनल अथॉरिटी हु डिफाइन द डिस्क्रिशनरी पावर शैल बी डिपेंड ऑन द गवर्नर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने BSR बॉम्बे केस में ये कहा कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो विवेकाधीन की स्वयं विवेकाधीन की शक्ति है, उसका जुडिशियल भी रिव्यू हो सकता है। तो द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर इज नॉट एब्सोल्यूट, दिस इज एम्बिट अंडर द एम्बिट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू एज पर द SR बॉम्बे केस। तो SR बॉम्बे केस के अनुसार डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर का जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। तो ये हमारी कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर हो जाती है? कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्रिशनरी पावर दैट इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 200 356 167। अब ये आता है कि सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर। सिचुएशनल डिस्क्रिशनरी पावर का मतलब होता है ऐसी सिचुएशन बन जाए कि गवर्नर को अपने विवेक के अनुसार
एक्ट करना पड़ेगा रिएक्ट। तो पहला यही है कि अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग द हंग असेंबली, जो हमारा तमिलनाडु का केस है कि चीफ मिनिस्टर अगर हंग असेंबली का मतलब हुआ कि नन ऑफ द पार्टीज हैव अ मेजॉरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं है कि वो स्टेट की विधानसभा में अपना मेजॉरिटी साबित कर सके, उस फिर उसको कहते त्रिशंकु विधानसभा या कहेंगे हंग असेंबली। तो हंग असेंबली के टाइम पे अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी साबित नहीं है तो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर यहाँ पे बढ़ जाती है। तो वहाँ कहता है कि क्या करेगा गवर्नर कि सबसे पहले तो ये करेगा कि इनवाइट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसे इनवाइट करेगा। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को भी पता है कि हम अपना फ्यूचर में मेजॉरिटी साबित नहीं करेंगे तो प्री पोल अलायंस को इनवाइट करेगा फॉर्म द गवर्नमेंट ले। फिर ये भी नहीं कर सकते तो पोस्ट पोल अलायंस को इनवाइट करेगा टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, या दूसरे शब्दों में कहें अपना बहुमत साबित करने के लिए। फिर दूसरी डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस करता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। अगर मान लीजिए कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए, तो गवर्नर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देता है। यहाँ से एक चीज़ याद रखना, मैंने एक बात कही क्या कि पेस्ट इन द फ्लोर ऑफ द हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस पे अगर मेजॉरिटी होती है, फ्लोर ऑफ हाउस, फ्लोर ऑफ द हाउस, देन नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, यहां पे एब्सोलूट मेजॉरिटी होनी चाहिए, एब्सोलूट मेजॉरिटी, और यहां पे होनी चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। समझते हैं ये क्या होता है एब्सोलूट एंड सिंपल मेजॉरिटी। अगर किसी को, अगर मान लीजिए अगर हमें कॉन्फिडेंस साबित करना है फ्लोर ऑफ द हाउस पे, मेजॉरिटी साबित करनी है, अगर मान लीजिए हमें बहुमत साबित करना है, मेजॉरिटी साबित करनी है सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एब्सोलूट मेजॉरिटी होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तमिलनाडु में टोटल सीट है हमारी 234, तो हमारे पास 118 मिनिमम एमएलए का सपोर्ट होना चाहिए, तो हम सरकार बना सकते हैं। ये होता है हमारा एब्सोलूट मेजॉरिटी। इस पर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन के टाइम पे क्या होता है, इसमें क्या आता है, अविश्वास प्रस्ताव में क्या आता है, स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब हुआ कि टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50%। तो मान लीजिए कि अगर किसी हाउस में 200 मेंबर हैं किसी टाइम पे, टोटल मेंबर, लेकिन जिस समय पे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हाउस में पारित किए गए उस टाइम पे मान लीजिए 150 मेंबर प्रेजेंट थे, तो 150 मेंबर का 50% चाहिए यहाँ पे, 50 + 1, तो हमारा 76 चाहिए, न कि हमें 100 चाहिए। तो यहाँ से फ्लोर पे अगर हम मेजॉरिटी साबित करते हैं टू फॉर्म द गवर्नमेंट, तो हमारा एब्सोलूट मेजॉरिटी टोटल का 50 + 1। जब हमारा नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है तो सिंपल मेजॉरिटी टोटल प्रेजेंट एंड वोटिंग का 50 + 1। तो ये हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। फिर ये कहता है कि ये हमारे नॉन कॉन्फिडेंस मोशन हो गया। देन डिसॉल्यूशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एक और डिस्क्रिशनरी पावर होती है गवर्नर के पास। अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर राज्य की विधानसभाओं को भंग कर पाए, तो जब सीएम लॉस्ट द मेजॉरिटी, कब, अगर कोई चीफ मिनिस्टर मेजॉरिटी लॉस्ट कर जाता है हाउस में, तो राज्य की विधानसभाओं को क्या करेगा, भंग कर देगा, कौन, गवर्नर। तो ये उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है। फर्दर आर्टिकल 164 क्या कहता है, इसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं। वो कहता है कि चीफ मिनिस्टर जो होगा अपॉइंट किया जाएगा किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, और बाकी जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या अदर मिनिस्टर होंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, कौन अपॉइंट करेगा,
हमारा गवर्नर। तो आर्टिकल 164 मेंशन अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा, और अदर मिनिस्टर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर गवर्नर अपॉइंट करेगा। तो यहाँ से हमें डिस्क्रिशनरी पावर समझ में आ जाती है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशनरी पावर है, विवेकाधीन शक्तियाँ, कुछ सिचुएशन है जो सिचुएशन पर डिपेंड करती है। अब हम आगे देखते हैं, हम देखते हैं रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारिया कमीशन। सरकारिया कमीशन ने रिकमेंडेशन क्या की, जो सरकारी RS सरकारिया 1983 में, उसने कहा कि गवर्नर कैसे रिएक्ट करेगा जब हंग असेंबली क्रिएट हो जाए तब। हंग असेंबली का मतलब नन ऑफ द पार्टी हैव अ मेजॉरिटी टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन द स्टेट लेजिस्लेचर। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं है कि वो अपनी राज्य विधानसभा में सरकार बना सके, तो ये हमारा हंग असेंबली है। तो हंग असेंबली के रिगार्डिंग सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी, तो उसने पहली रिकमेंडेशन कहा दी, पहले सरकारिया कमीशन ने कहा कि गवर्नमेंट सबसे पहले किसे इन्वाइट करेगा, कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टी का मतलब जो पार्टियों एक दो या दो से ज़्यादा पार्टी मिलके कॉम्बिनेशन किया और वो सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होल्डर है बाय द सपोर्ट फॉर्म अ गवर्नमेंट, जिनके पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं। दो या दो से ज़्यादा पार्टी अगर मिलके कोई भी कोalition कर लेती हैं तो उनके पास सबसे ज़्यादा अगर सीट आ जाती हैं रेदर देन द अदर पार्टी, तो गवर्नर सबसे पहले उन्हें इनवाइट करेगा। अगर मान लीजिए कि अगर कोई भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, अगर इफ़ नो पार्टी हैव अ मेजॉरिटी, अगर किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी या बहुमत नहीं मिलता है, तो इसमें गवर्नर क्या करेगा, तो उसने सबसे पहले कहा, सरकारिया कमीशन ने क्या करना चाहिए कि गवर्नर को ऐसी पार्टियों को सबसे पहले इनवाइट करना चाहिए जिसकी मेजॉरिटी प्री पोल्ड अलायंस, अगर मान लीजिए कि इलेक्शन से पहले दो या दो से ज़्यादा पार्टियों ने आपस में अलायंस कर लिया तो उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी गवर्नर को देनी चाहिए प्री पोल अलायंस में, ये कहा। देन अगर मान लो इनके पास मेजॉरिटी नहीं हो पाती है तो फिर गवर्नर करेगा जो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है जिसे लगता है कि हम फ्यूचर में मेजॉरिटी गेन कर लेंगे, तो उसको वो इनवाइट करेगी। तो इस केस में हमारा विजय थेलापति की TVK पार्टी आ जाती, लार्जेस्ट सिंगल पार्टी है, तो उन्होंने ये कहा कि हम आने वाले समय में 2 वीक में मेजॉरिटी हासिल कर लेंगे, तो हमें सरकार बनाने दी जाए। देन अगर मान लीजिए ये भी नहीं कर पाते तो गवर्नर इनवाइट किसे करेगा, पोस्ट इलेक्शन कोalition। इलेक्शन के बाद जैसे दो या दो से ज़्यादा अधिक पार्टियों ने आपस में मिलकर अगर कोई कोalition कर लिया है तो गवर्नमेंट इन्हें इनवाइट करेगा। और अगर इनको भी नहीं हो पाता है तो गवर्नमेंट क्या करेगा कि पोस्ट इलेक्शन कोalition के अलावा अगर उन्होंने कोalition किया है और वो क्लेम करती है हम अदर पार्टी या अदर लोगों जैसे इंडिपेंडेंट मेंबर है उनसे भी अगर हम बहुमत ले लेंगे, उनसे सपोर्ट ले लेंगे तो सरकार बना लेंगे। तो ये 4 कंडीशन सरकारिया कमीशन ने बताई कि गवर्नर को इस तरीके से एक्शन लेनी चाहिए, इस तरीके से अपनी डिस्क्रिशनरी पावर का प्रयोग करना चाहिए। फिर उसने कहा कि फिर क्या है, चीफ मिनिस्टर मस्ट सीक टू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द असेंबली विद इन 30 डेज। ये याद रखना। पहली तो उसने ये कहा कि गवर्नर को सबसे पहले उस पार्टी को इनवाइट करना चाहिए जो दो या दो से ज़्यादा पार्टी अगर मिल जाती हैं वो सबसे ज़्यादा सरकार बनाने का क्लेम करती हैं, उसे इनवाइट करना चाहिए। फिर अगर मान लीजिए अगर हंग असेंबली हो जाती है, कोई भी पार्टी को अगर वहाँ पे बहुमत नहीं मिलता है तो प्री पोल अलायंस को देना चाहिए, अगर उनसे भी नहीं होता है तो लार्जेस्ट सिंगल पार्टी को बुलाना चाहिए जो फ्यूचर में लोगों की MLA का सपोर्ट ले सके। देन पोस्ट इलेक्शन कोalition करना चाहिए, और पोस्ट इलेक्शन भी नहीं अगर होता है तो पोस्ट इलेक्शन कोalition प्लस अगर वो पोस्ट इलेक्शन कोalition वाली पार्टी है उन्हें लगता है कि हम अदर आउटसाइडर की सपोर्ट से सरकार फ्यूचर में बना लेंगे तो इसे इनवाइट करेगा। फिर ये फर्दर कहता है कि गवर्नर को फ्लोर टेस्ट के लिए मिनिमम 30 डेज़ का टाइम पीरियड देना चाहिए पार्टी को कि वो अपना सदन में आकर बहुमत 30 दिन में सिद्ध कर सके। तो देन गवर्नर शुड नॉट डिटरमाइन इशू ऑफ मेजॉरिटी सपोर्ट आउटसाइड द असेंबली। यही गेम है जो हमारा तमिलनाडु के केस में है। उसने कहा कि गवर्नर ऐसा नहीं करेगा, सरकारिया कमीशन ने कहा कि गवर्नर
कोई भी मेजॉरिटी डिसाइड अपने घर पे या राजभवन पे या किसी लीडर के घर पे नहीं करेगा। फ्लोर टेस्ट कहाँ पे होगा? विद इन द असेंबली, मतलब विधानसभा में ही फ्लोर टेस्ट होगा। दूसरे शब्दों में कहें कि अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी साबित करनी है, टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, बहुमत साबित करना है, तो गवर्नर ये नहीं कहेगा कि आप मेरे राजभवन पे आ जाओ, आप मेरे घर पे आ जाओ, पहले सर्टिफिकेट ला दो। वो कहाँ पे करेगा? असेंबली में उसे साबित करना रहेगा। तो ये हमारे सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन मैंडेटरी हो जाती हैं। अगर हम कोई क्वेश्चन लिखते हैं तो इनमें से अगर ये आता है क्वेश्चन, तो सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन 2-4 डाल देंगे, क्वेश्चन अच्छा बढ़ जाएगा। देन पुंची कमीशन 2007 में बना। पुंची कमीशन और सरकारिया कमीशन की अगर देखा जाए तो इनकी रिकमेंडेशन लगभग मतलब सेम ही थी, लेकिन पुंची कमीशन ने एक प्रायोरिटी दे दी कि गवर्नर को इस प्रायोरिटी में काम करना चाहिए या एक्शन लेना चाहिए ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द हंग असेंबली। त्रिशंकु अगर विधान सभा हो जाए तो गवर्नर को क्या रोल करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए? सरकारिया कमीशन ने बता दिया। उसमें सरकारिया कमीशन ने एक प्रेफरेंस नहीं दी थी गवर्नर को, पहले से प्रेफरेंस देगा, दूसरी से प्रेफरेंस, तीसरी से देगा। लेकिन पुंची कमीशन ने इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह बता दिया कि गवर्नर शैल एक्ट इन द प्रेफरेंस या प्रायोरिटी मैनर में करेगा। तो सबसे पहले उसने कहा कि अगर हंग असेंबली है तो सबसे पहले प्री पोल अलायंस मस्ट बी ट्रीटेड एज वन पॉलिटिकल पार्टी, कि अगर मान लीजिए 2 या 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी ने मिलकर इलेक्शन से पहले अगर अपना कोई अलायंस बनाया तो उसे सिंगल एक पार्टी से ट्रीट किया जाएगा। अगर वो मेजॉरिटी साबित कर पाते हैं या ले लेते हैं तो सबसे पहले उनका सरकार बनाने के लिए इनवाइट करेगा गवर्नर। अगर मान लीजिए कि हंग असेंबली हो जाती है, किसी भी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, बहुमत नहीं मिलता है, एब्सोल्यूट बहुमत, तो गवर्नर शैल प्रेफरेंस देगा या प्रायोरिटी देगा। सबसे पहले प्रायोरिटी किन्हें देगा? लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस पार्टीज। लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस पार्टी जब 2 या 2 से ज़्यादा अधिक पार्टी मिलकर इलेक्शन से पहले अपना अलायंस बना लेती हैं, अगर उनकी सीटें एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टी ज़्यादा आती हैं लेकिन वो अपना एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं साबित कर पाती हैं, तो गवर्नर सबसे पहले लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस पार्टी को इनवाइट करेगा सरकार बनाने के लिए या अपना बहुमत साबित करने के लिए। फिर दूसरा उसने कहा दूसरी प्रायोरिटी किसे देगा? अगर मान लीजिए ये अपना नहीं कर पाती हैं, फिर देगा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद इन सपोर्ट ऑफ अदर। अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, जैसे मान लीजिए विजय थलापति की पार्टी है टीवी के, उसकी 107 या 8 सीट आई हैं, तो इस कंडीशन में क्या है कि गवर्नर को ये वाली प्रायोरिटी देनी चाहिए और फ्यूचर में उसे 30 दिन का, 15 दिन का, 10 दिन का टाइम देना चाहिए, 2 वीक का, 4 वीक का, कि आप विद इन दिस रीजनेबल टाइम पीरियड आपको फ्लोर ऑफ द हाउस पर मेजॉरिटी साबित करनी पड़ेगी या बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं कर पाते तो पोस्ट इलेक्शन कोalition अलायंस, अगर इलेक्शन के बाद 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी आपस में कोई इलेक्शन कर लेती हैं, वो कोalition कर लेती हैं, तो उनको गवर्नर इनवाइट करेगा। अगर ये इन तीनों को नहीं बनता है तो पोस्ट इलेक्शन अलायंस प्लस आउटसाइडर का मतलब कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे, कुछ ऐसे मेंबर होंगे जिनकी बहुत छोटी छोटी पार्टियां होंगी। एक रीजनेबल पीरियड में अगर उनको लगता है कि रीजनेबल पीरियड में हम इन लोगों की सपोर्ट लेकर सरकार बना सकते हैं, तो गवर्नर को इन द प्रेफरेंस मैनर या हम कहें कि प्रायोरिटी मैनर में 1, 2, 3, 4 जो हमारी हैं इनको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि पहले लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस पार्टी को इनवाइट करेगा। अगर ये नहीं कर पाते हैं तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद इन द सपोर्ट ऑफ अदर इसको इन्वाइट करेगा। देन पोस्ट इलेक्शन कोalition को इनवाइट करेगा टू फॉर्म अ गवर्नमेंट या मेजॉरिटी साबित करने के लिए। अगर इनमें से कोई नहीं कर पाते तो लास्ट ऑप्शन उसके पास ये रहेगा। तो ये हमारी पुंची कमीशन और सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन है, ऑल्दो लगभग सेम ही है हंग असेंबली में कि त्रिशंकु विधानसभा हो जाती है तो सरकारिया कमीशन और हमारे पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन ऑल्दो लगभग सेम ही, बस इसमें पुंची कमीशन ने थोड़ी प्रायोरिटी दे दी है कि प्रायोरिटी मैनर में गवर्नर काम करेगा या रिएक्ट करेगा या एक्शन लेगा। अब आ जाते हैं कि कुछ केसेस हैं, एक चीज़ छूट, हाँ ये पहले ये देख लीजिए।
पहले अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कुछ रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन, रिगार्डिंग द एक्शन ऑफ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर की स्वविवेकी शक्ति से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एसआर बॉम्बे केस 1994 में कहा कि मेजॉरिटी शुड बी टेस्टेड ऑन द असेंबली फ्लोर, कि जैसे मैंने कहा कि गवर्नर विजय थलापति के केस में क्या कर रहा है कि अपने राजभवन से ऑर्डर पास कर दे रहा है कि आप पहले एमएलए का सिग्नेचर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली सारे 118 लोगों के सिग्नेचर लाओ, तब उसके बाद मैं आपको इनवाइट करूंगा। लेकिन एसआर बॉम्बे केस में कहता है, एसआर बॉम्बे केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मेजॉरिटी बहुमत साबित करना है किसी भी पार्टी को, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, तो ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली रहेगा, न कि आउट इन द राजभवन और एनी अदर प्लेस। तो पहला तो ये यहाँ से हो जाता है। देन राबिया केस 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर सेल नॉट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, या दूसरे शब्दों में कहें कि राबिया केस 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्क्रिशनरी पावर गवर्नर की जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नर डिस्क्रिशनरी पावर इज नॉट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं, दैट इज लिमिटेड है। तो इसका जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है किसका। तो एसआर बॉम्बे केस कहता है कि फ्लोर पे कहाँ होना चाहिए, ऑन द असेंबली फ्लोर पे मेजॉरिटी बहुमत सिद्ध होना चाहिए, न कि गवर्नर के घर पे या और कहीं गवर्नर चाहे होटल में नहीं। और राबिया केस में कहता है कि गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर दैट इज नॉट आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं, उसका जुडिशियल रिव्यू भी हो जाता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहा है कि डिस्क्रिशनरी पावर क्या होगी क्या नहीं होगी। तो फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ये लिख देता है कि शैल बी डिफाइंड बाय द, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, कि गवर्नर ही डिफाइन करेगा कि कौन सी डिस्क्रिशनरी पावर है कौन सी नहीं है। लेकिन एसआर बॉम्बे केस और राबिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, कि वो आर्बिट्री मैनर में या वायलेशन ऑफ रूल, सेंट्रल स्टेट रिलेशन के रूल का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ से एसआर बॉम्बे केस और राबिया केस 2016 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर हम समझेंगे कुछ केसेस हैं, इन केसेस से हमें ये पता चल जाता है कि गवर्नर कैसे इम्पार्शियल तरीके से एक्ट करता है या अपना काम करता है। तो क्रिटिक्स कहते हैं गवर्नर किसका एजेंट है, एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, और पॉलिटिकल एजेंडा या अपनी आइडियोलॉजी इम्पोज करने चाहता है किस पे, स्टेट पे, जिसमें सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बीच में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है। तो वहाँ से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या फेडरल स्ट्रक्चर पे भी ये क्वेश्चन मार्क लग जाता है ड्यू टू द रोल ऑफ द गवर्नर। तो कुछ केसेस हैं, कुछ केसेस हम समझने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग द हंग असेंबली कुछ स्टेट्स में केसेस आए हैं जो बीजेपी के ही टेनोर के हैं, 2017 के बाद के मैंने लिए, पहले के मैंने कहा अभी के ले लूँ। तो पहला देखो कि पहला हुआ कि 2017 में जो इलेक्शन हुए गोवा में और मिजोरम में, तो यहाँ पे क्या हुआ, हंग असेंबली क्रिएट हो गई, मतलब किसी भी पार्टी को बहुमत सिद्ध नहीं हुआ, बहुमत नहीं मिला। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन दोनों स्टेटों में कौन निकली, कांग्रेस। तो कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने गवर्नमेंट को, गवर्नर से कहा कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो गवर्नर ने कह दिया कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप सरकार नहीं बना सकते हैं अपने ही राजभवन से। लेकिन एसआर बॉम्बे केस में क्या कह रहा है, एसआर बॉम्बे कह रहा है कि फ्लोर ऑफ द असेंबली पे तय होगा कि किस पार्टी को मेजॉरिटी है, किसको बहुमत है, किसको नहीं है। सिमिलरली गवर्नर ने क्या किया कि जो बीजेपी की लीडर थे उनको इनवाइट कर दिया टू फॉर्म अ गवर्नमेंट, सरकार बनाने के लिए। तो यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है कि गवर्नर एक इम्पार्शियल तरीके से, या कहते हैं एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के तरीके से ट्रीट करने की कोशिश कर रहा है कि गोवा में और मिजोरम में कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी, तो एज पर द रूल, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन या सिचुएशन गवर्नमेंट को लार्जेस्ट पार्टी कौन है, कांग्रेस को इन्वाइट करना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस को उसने कह दिया कि नहीं, आपके पास मेजॉरिटी नहीं है। और दूसरे शब्दों में कहूँ तो उसने बीजेपी को इन्वाइट कर दिया कि आओ आप सरकार बनाओ। अब यही केस हुआ 2018 में कर्नाटका में। कर्नाटका में क्या हुआ कि बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, लेकिन
कांग्रेस और जेडीयू ने मिलकर पोस्ट पोल अलायंस कर लिया और बीजेपी से ज़्यादा उनकी सीटें हो गई या मेंबर हो गए, बीजेपी से ज़्यादा मेंबर हो गए, लेकिन दोनों के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी दोनों के पास। तो कांग्रेस वाले लोग इसके पास, कांग्रेस और जेडीएस के पास, गवर्नर के पास पहुंचे, उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे और फ्यूचर में अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। तो इस कंडीशन में गवर्नर ने क्या किया, बीजेपी वालों को इनवाइट कर दिया क्या बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, और BS येदियुरप्पा को एज ए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दिया। लेकिन ये केस कहाँ पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया और विद इन 24 आवर में BS येदियुरप्पा को रिजाइन करना पड़ गया। उसके बाद कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर यहाँ पे सरकार बनाई। तो इन दोनों केसों के केस स्टडी करने के बाद, गोवा, मिजोरम और कर्नाटका को समझने के बाद हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि गवर्नमेंट कैसा है, बड़ा इम्पार्शियल तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अपना काम कर रहा है। रोल ऑफ द गवर्नर इज़ वेरी इम्पार्शियल। तो इम्पार्शियल है, तो साफ साफ देखने को यहाँ से मिल रहा है ये केस स्टडी समझने के का बात कि गवर्नर एक्ट एज अ एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, या कहें एज अ पपिट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज डांसिंग ऑन द टोन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये इम्पार्शियल तरीका है जहाँ से हमने देखा कि गवर्नर कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पपिट के रूप में काम कर रहा है, ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं टेंशन एरिया बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। कुछ टेंशन एरिया है रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर सेंटर और स्टेट के बीच में, जहाँ पे स्टेटों की ज़्यादातर शिकायत रहती है गवर्नर को लेके कि गवर्नर सरकार उन लोगों को अपॉइंट करती है जो उनके सेंटर स्टेट रिलेशन में एक दरार पैदा कर दें, या दूसरे शब्दों में कहें कि स्टेट की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में अंगुली करें या डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में इंटरफियर करें। तो पहला क्या टेंशन है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर, कि अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर क्या है कि सरकार उन्हीं लोगों को अपॉइंटमेंट करती है जो पॉलिटिकल पार्टी से कहीं ना कहीं पास्ट में जुड़े हैं। अगर मान ली दूसरी आइडियोलॉजी की पार्टी, मान ली कांग्रेस गवर्नमेंट, समाजवादी, अगर और कोई पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के विचार सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लेंगे, न कि स्टेट गवर्नमेंट से भी लेंगे। तो इन दोनों के बीच में एक डिस्प्यूट रहेगा, डिस्प्यूट क्रिएट होगा, और इससे क्या होगा, एक क्वेश्चन मार्क लगेगा सेंटर स्टेट रिलेशन पे, और स्टेट गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो एक अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि गवर्नर की आइडियोलॉजी अलग है, क्योंकि वो दूसरी पार्टी से बिलोंग करता है और स्टेट में दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट है। यहाँ से आ गया। देन रिमूवल ऑफ द गवर्नर। अगर देखिए कि रिमूवल ऑफ द गवर्नर का मतलब आर्टिकल 156 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, किसी भी गवर्नर को रिमूव कर सकती है। अगर मान लीजिए कि सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की चेंज हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट की वही सरकार रहती है, तो उसकी नेक्स्ट सरकार आएगी तो इस गवर्नर को हटा देगी, जो भी गवर्नर होगा। तो यहाँ क्या फ्रीक्वेंट रिमूवल ऑफ द गवर्नर क्रिएट ए बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द सेंटर स्टेट रिलेशन, कि वो गवर्नर को तुरंत वो वहाँ से रिमूव कर देते हैं। देन डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर अंडर द आर्टिकल 163। गवर्नर की जो डिस्क्रिशनरी पावर है दैट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। तो बहुत बार ऐसा देखा गया कि गवर्नर एक आर्बिट्रेरी तानाशाह तरीके से या आर्बिट्रेटरी तरीके से भी रिएक्ट करता है, जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी एक डिस्प्यूट देखने को मिलता है। देन रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर प्रेसिडेंट। गवर्नर चाहे तो सरकार स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी बिल अंडर द आर्टिकल ऑफ 200 रिकन्सिडरेशन प्रेसिडेंट के रिकन्डिशनेशन के लिए रिजर्व कर देगा, जिससे कहता है कि उसके स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी काम होंगे डे टू डे के वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाते हैं। देन इंटरफेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन में, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में भी गवर्नर का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है जब गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट होती है। देन डिले इन लेजिस्लेचर प्रोसेस, जो मैंने वहाँ पे कहा लेजिस्लेचर प्रोसेस में भी डिले हो जाता है। और रोल ऑफ ड्यूरिंग पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी टाइम ऑफ फ्लोर टेस्ट, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंटों को ये लगता है
कि जब नॉन कॉन्फिडेंस मोशन होता है या फ्लोर टेस्ट होता है तो गवर्नर एक सर्टेन पार्टी की आइडियोलॉजी पे काम करता है। मान लीजिए कि बीजेपी की आइडियोलॉजी या कांग्रेस की आइडियोलॉजी जिसने उसे अपॉइंट किया गया है, तो रोल ऑफ द पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट हो जाती है तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट एक नेगेटिव तरीके से एक्शन या रिएक्ट करता है। तो ये सेंटर और स्टेट के बीच में कुछ मैटर है, कुछ मुद्दे हैं जिनकी टेंशन बनी रहती है। अपॉइंटमेंट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ रिगार्डिंग द गवर्नर, डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, रिजर्वेशन बिल ऑफ द प्रेसिडेंट, देन इंटरफेरेंस इन द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और डिले इन लेजिस्लेचर प्रोसेस और फ्लो टेस्ट। इसके बाद अब ये देखो कि अगर ये सब है तो हमारे पास वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए कि अगर गवर्नर आर्बिट्री मैनर में काम कर रहा है, एज एजेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रहा है या कहीं डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, तो अगर एज ए सजेशन हम करना चाहें, सजेस्ट करना चाहें कि करना क्या चाहिए, तो फिर जिससे सेंटर और स्टेट के रिलेशन बहुत ज़्यादा कॉर्डियल हो जाए और सेंटर और स्टेट के रिलेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो पहला है कि ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर विद द चीफ मिनिस्टर कंसल्टेशन। अगर प्रेसिडेंट किसी भी गवर्नर को अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंटर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर से भी आपको कंसर्न करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपस में कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नर देखने को मिल जाएंगे। फिर है कि फिक्स्ड एंड सिक्योर टेनर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर का कोई फिक्स्ड या सिक्योर टेनर नहीं है, वो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे काम करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जब चाहे तब प्रेसिडेंट को रिकमेंड कर सकती है कि इसका ट्रांसफ़र कर दो गवर्नर का या इसे यहाँ से हटा दो, तो उसका फिक्स्ड एक टेन्योर कर देना चाहिए विदाउट द एनी डिले। और फिर है कि डिफाइंड डिस्क्रिशनरी पावर। आर्टिकल 163 में डिस्क्रिशनरी पावर बर्ड मेंशन है कि गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर होंगी। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होंगी क्या नहीं होंगी, दैट शैल बी डिटरमाइंड बाय द गवर्नर, गवर्नर के द्वारा डिटरमाइन होगा। तो डिस्क्रिशनरी पावर हमें पूरी तरह डिफाइन करनी चाहिए, क्लैरिफाई करनी चाहिए कि व्हाट शुड बी द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर, जिससे गवर्नर अपने विद इन द एम्बिट में रिएक्ट कर पाए या काम कर पाए। देन टाइम लिमिट ऑफ असेंट ऑफ द विल, कि जैसे अभी रिसेंटली आया केस, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर कोई भी स्टेट का बिल 1 महीने से ज़्यादा पेंडिंग में नहीं रख सकता है। तो यहाँ पे कि टाइम लिमिट फॉर द असेंट ऑफ द बिल, स्टेट के जितने भी बिल आए तो एक टाइम लिमिट सेट कर दी जाए कि विद इन दिस टाइम लिमिट गवर्नर को उस पर कंसिडरेशन अपना देना पड़ेगा। देन इम्प्लीमेंट सरकारिया कमीशन और पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन, जुडिशियल ओवरसाइट जैसे SR मुंबई केस, राबिया केस, ये सब देखने को मिलता है। तो अगर हम क्वेश्चन लिखेंगे तो इनमें से पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन और या सरकारिया कमीशन की रिकमेंडेशन ये सब डाल देंगे तो हमारा क्वेश्चन अच्छे से बन जाएगा।